हेलो स्टूडेंट्स, हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी करने के लिए हम लेकर आए हैं रिवीजन वीडियो। इस रिवीजन वीडियो में आपको एक वीडियो में 3 से 4 चैप्टर का रिवीजन इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलने वाले हैं। अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहता है तो जल्दी 1 घंटे में हम बाकी के चैप्टर्स का भी वीडियो लेकर आएंगे। तो इस रिवीजन वीडियो में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चंस और कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो आप एलिये में आ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास समुच्चय। हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, शॉर्ट में चलेंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वही क्वेश्चन देखेंगे, बाकी नहीं देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर परिभाषा के अंदर किस किस की परिभाषा पूछी जा सकती है। रिक्त समुच्चय की परिभाषा पूछी जा सकती है या रिक्त समुच्चय पर क्वेश्चन आ सकता है। तो रिक्त समुच्चय को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, फाई से किया जाता है या इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, बिल्कुल सिंपल से परिमित समुच्चय क्या होता है? परिमित समुच्चय वो होता है जिसमें अवयवों को हम गिन सकते हैं, अवयव गिन सकते हैं। ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन कम बनेंगे, लेकिन रिक्त समुच्चय के ऊपर क्वेश्चन बनने का चांस है। क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कि n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय किस प्रकार का समुच्चय है। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है अपरिमित। याद रखिएगा क्या होता है? अपरिमित। अपरिमित समुच्चय होता है। प्राकृत संख्या, वास्तविक संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, ये सब क्या होता है? पूर्ण संख्या, ये सब क्या होते हैं? हमारे पास क्या होते हैं? अपरिमित समुच्चय होते हैं। तो ये याद रखिएगा कि किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर ये पूछा जा सकता है कि रिक्त समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होती है। रिक्त समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा अवयवों की संख्या होती है 0। अवयवों की संख्या 0 होती है, यानी ऐसा लिखा हुआ है n5, तो उसका आंसर क्या होगा? 0। ये चीज याद रखना है। अगर ऐसा लिखा हुआ गया n और ब्रैकेट में दे दिया आपको इस प्रकार से 5 और यहां पे पूछा गया तो इसका आंसर होगा 1, ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा, याद रखिए। तो इस टाइप से रिक्त समुच्चय के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। समुच्चय के प्रकार में बिल्कुल छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, वो आपको पढ़ लेनी चाहिए। ज्यादातर इंपॉर्टेंट नहीं है, रिक्त समुच्चय ज्यादा इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। अब हमारे पास आता है कि उप समुच्चय। हम वही पॉइंट देखने वाले हैं जहां पर क्वेश्चन बनने के चांसेस है। उप समुच्चय। तो उप समुच्चय में यहां पर क्वेश्चन का पूछा जा सकता है कि उप समुच्चय की संख्या किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की घात n। अगर उचित उप समुच्चय पूछे, अगर क्या पूछे? उचित उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की घात n माइनस 1। ये चीज याद रखिएगा। उचित उप समुच्चय की संख्या का सूत्र होता है 2 की घात n माइनस 1 और उप समुच्चय की संख्या का सूत्र होता है 2 की घात n। जैसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है 5 के उचित उप समुच्चय, या सीधा सा उप समुच्चय भी आ गया। चलिए उप समुच्चय ले लेते, सबसेट ले लेते। सबसेट के अवयवों की संख्या, के अवयवों की संख्या पूछ ली, तो आपको क्या लिखना है? पहले तो देखना है कि यहां पर अवयव कितने हैं। अवयव है हमारे पास 0। रिक्त समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं होता है, तो सूत्र क्या लग जाएगा? 2 की घात 0, यानी कि क्या होगा? 1। उप समुच्चय कितने होंगे? 1 होंगे। ठीक है। अगर उचित उप समुच्चय पूछे इसी क्वेश्चन में कि 5 के लिए उचित उप समुच्चय कितना होगा, तो उचित उप समुच्चय होगा 2 की घात n माइनस 1, यानी कि 2 की घात 0 माइनस 1, यानी कि 1 माइनस 1 बराबर 0। ये चीज याद रखनी है। अब ये उचित और बाकी की संख्या हमने ये जो सूत्र लिख दिया है, अब इसमें डिफरेंस भी देख लेते हैं कि क्या है आपके डिफरेंस। जैसे मैंने एक समुच्चय दिया है a कि 1 और 2 है, तो इसके उप समुच्चय क्या होंगे? उसके उप समुच्चय होंगे a, 5, 1 और 2। तो ये तो हमारे पास हो गए उचित। ये हमारे पास क्या हो गए? उचित। जब इसको काउंट करते हैं तब तो हमारे पास ये सब काउंट करते हैं तो हमारे पास 2 की घात n का सूत्र लगता है, और इन तीनों को काउंट कर रहे हैं तो 2 की घात n माइनस 1 का सूत्र लगता है। तो ये सिंपल सा याद रखना है। ठीक है। जब 5 को काउंट करेंगे तो उचित है। ये भी याद रखिएगा कि इस प्रकार से लिखा हुआ था। चलिए बताइए, देखते हैं। इस प्रकार से भी लिखा हुआ आ सकता है
अब इसका मतलब यह है कि यहां पर ये जो ए है बी का उचित उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय, ये चीज याद रखिएगा, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यहां पे क्या लिखेंगे, से बी लिखेंगे ए बी का उपसमुच्चय। ठीक है, इस प्रकार से ये पॉइंट्स याद रखिएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स खाली जगह में एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। तो आगे चलते हैं। फिर आपको बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, सबसेट, नॉट सबसेट, ये भी पता होना चाहिए कि क्या पर क्या यूज किया जाता है। जैसे मैंने ए लिखा और मैंने लिखा 1 2 3, यहां लिखा 4 5 और यहां लिखा मैंने 6, और मैंने अगर लिखा कि बताइए 4 5 यहां पे लिखा और यहां पे मैंने ए लिखा और खाली जगह दी, तो आप क्या लिखेंगे यहां पर? आपको यहां पे लिखना है इन चारों में से कोई एक, तो आप यहां पे लिखने की कोशिश करेंगे कि ये यहां पे समुच्चय का चिन्ह दिख रहा है तो आप सबसेट लिखने की कोशिश करेंगे, नहीं, यहां पर आएगा बिलोंग्स टू। अगर इस दिए हुए समुच्चय के अंदर से कोई भी अवयव ऐसा का ऐसा उठा के रख रहा है तो बिलोंग्स टू का चिन्ह लगता है। अगर उस अवयव के साथ में, जैसे इसी के अंदर ये जैसे 4,5 ये लिखा हुआ और यहीं पे मैं एक और ब्रैकेट लगा देता हूं, तब ये क्या हो जाएगा, ए का उपसमुच्चय हो जाएगा। अगर संख्या ऐसे के ऐसे उठा के लिख रहे हैं तब वो वहां पर बिलोंग्स टू का साइन देता है, और अगर एक समुच्चय का चिन्ह लगाते हैं एक्स्ट्रा तो वो सबसेट का चिन्ह लगाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है घात समुच्चय। घात समुच्चय क्या होता है भाई? घात समुच्चय, घात समुच्चय में हमारे पास, घात समुच्चय के अंदर क्या होगा, घात समुच्चय में P ऑफ A लिखा जाता है। याद रखिएगा, जब भी ऐसा लिखा हुआ है पहले चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे घात समुच्चय होगा। ये घात समुच्चय क्या होता है? सभी उप समुच्चयों का समुच्चय। सभी जो हमारे पास उप समुच्चय होते हैं उनको अगर हम क्या लिख देते हैं, समुच्चय के अंदर लिख देते हैं, तो वो घात समुच्चय होता है। इसका अवयवों का मान निकाल, अवयवों की संख्या निकालनी है, अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या निकालने का सूत्र हो जाएगा 2 की घात n। यहां पर भी 2 की घात n। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ भी है, 5 के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा देखिएगा जल्दी से। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर अच्छा रेस्पॉन्स आता है तो हम बाकी के चैप्टर का भी वीडियो बनाएंगे, और आप कमेंट बॉक्स में भी मैसेज डाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं n5। n5 का मतलब है 5 में अवयवों की संख्या कितनी है, 0। फिर हम क्या लिखेंगे, np5, यानी कि 5 के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या। तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 0 यानी कि 1। तो इस प्रकार से हम ये ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं अंतराल भी आते हैं, और अंतराल से पहले आपको ये ध्यान रखना है, वेन आरेख। वेन आरेख ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई बार आए हुए एग्जाम में। वेन आरेख आपको सबके आना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी देख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, ए और बी में कॉमन, ये ए है और ये बी है, तो इन दोनों में कॉमन कौन है, ये वाला। ठीक है, अगर यहां पर क्वेश्चन आता है कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश, मतलब डैश का मतलब एक ही चीज याद रखना है, पूरक समुच्चय होता है, और पूरक समुच्चय का मतलब होता है उसको छोड़ देना। यानी कि देखो, ए इंटरसेक्शन बी बोला, उसका डैश बोला, तो इसका डैश बोला, इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे पास इंटरसेक्शन था उसको छोड़ देना। ये इंटरसेक्शन यहां पे दिख रहा है आपको, इसको छोड़ के बाकी सभी को छायांकित कर देना है, बाकी सबको छायांकित कर देना है। ऐसे ये इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है वो छायांकित नहीं होगा। ये वाला जो चीज है, ये चीज कॉमन है, ये चीज नहीं आएगी क्योंकि ये इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, इसी प्रकार से ए यूनियन बी की बात करते हैं। तो ए यूनियन बी में हमारे पास क्या होता है, ए और बी को मिलाना, ए या बी, इसको हम ए या बी भी बोलते हैं, इसको ए और बी भी बोलते हैं। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए और बी को मिलाना। तो मिलाने का मतलब ये पूरा आ जाएगा, ऐसे ऐसे पूरा आ जाएगा। ठीक है, ये ए यूनियन बी पूरा आ गया, ऐसे पूरा। यहां पे सार्वत्रिक समुच्चय लिखते हैं।
अगर ए यूनियन बी का डैश बोले, अगर ए यूनियन बी का क्या बोले, डैश, तो डैश बोलेगा तो क्या होगा, डैश बोलेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, डैश बोलेगा तो हमको उसको चीज को छोड़ देना है। मतलब ए यूनियन बी था हमारे पास, ये ए ये बी, ए यूनियन बी क्या था, ये दोनों गोले भरे हुए थे, तो इसको छोड़ देना है, बाहर वाला पूरा पार्ट आ जाएगा, ए यूनियन बी का डैश निकाल रहे तो इस प्रकार से याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास ए डैश आता है, तो ए डैश को कैसे बनाएंगे, ये रहा ए डैश का मतलब ए को छोड़ना, ए को छोड़ दिया, ए को छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया। ठीक है, फिर हमारे पास a माइनस बी, ए के ऐसे अवयव जो b में नहीं है, इसका मतलब हम देखेंगे ये a है ये b है, a के ऐसे अवयव जो b में नहीं है, सिर्फ इतने वाले अवयव लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं। अगर मेरे पास a है, a b और c, मेरे पास b का मान है 1 d c। ठीक है, और मैं बोलता हूं a माइनस बी, तो आपको कैसे निकालना है a माइनस बी का मान, a को देखना है, a को देखना है, a और b में जो चीज कॉमन है उसको हटा दो, a माइनस बी का मतलब a को देखो, a को देखा, इन दोनों कॉमन कौन है, c कॉमन है, c को हटा दो, वापस लिख दो ये a के ऐसे अवयव जो b में नहीं है, तो a और b इसके अंदर नहीं है। अगर मैं b माइनस a की बात करूं तो b को देखना है, b और a में जो कॉमन है उसको हटा दो, आंसर क्या आएगा 1 और b। तो यहां से एक बात पता चलती है कि a माइनस बी और b माइनस a कभी भी बराबर नहीं होते। ठीक है, यहां से पता चल गया a माइनस बी और b माइनस a बराबर नहीं है। फिर एक आगे चलते हैं और एक पॉइंट देखते हैं, असंयुक्त समुच्चय आता है, असंयुक्त समुच्चय इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खाली जगह में एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। असंयुक्त समुच्चय क्या होता है, यदि a इंटरसेक्शन b बराबर क्या हो 5। अब ये क्या कहता है, a और b में कोई चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए, मतलब मैंने लिया a और एक b ले लिया, x y और क्या इन दोनों में कोई चीज कॉमन है क्या, जब कोई चीज कॉमन नहीं आती तो हम क्या लिखते हैं 5, जब कोई चीज कॉमन नहीं आती तो हम क्या लिखते हैं 5। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे 5 डैश क्या होता है, ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय का डैश क्या होता है, ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होता है, ए यूनियन ए डैश क्या होता है, ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। अपनी बुक के अंदर भी देख सकते हैं, टीचर ने भी पढ़ाया होगा। तो 5 डैश क्या होता है, 5 डैश होता है सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय का डैश क्या होता है 5। ए इंटरसेक्शन ए डैश, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा 5। ए यूनियन ए डैश क्या आएगा, सार्वत्रिक समुच्चय। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। ठीक है, डी मॉर्गन नियम आ सकता है कि ए यूनियन बी का होल डैश क्या होता है, तो वो होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, या फिर आ सकता है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश क्या होता है ए डैश यूनियन बी डैश। इसको हम क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन नियम, याद रखना है डी मॉर्गन नियम। सिद्ध करने में भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपको संख्याएं देके पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि ये चीज होगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, डी मॉर्गन के ऊपर। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आ जाता है अंतराल। तो अंतराल बिल्कुल शॉर्ट पॉइंट है, हमारे पास 3 प्रकार के अंतराल होते हैं, सवृत अंतराल, विवृत अंतराल और अर्ध अंतराल। सवृत अंतराल क्या कहता है, ए और बी को इस प्रकार से लिखा जाता है, जिसका मतलब क्या है ए और बी को काउंट करना, यानी अगर मैं इसको इस प्रकार से लिखूं तो ए और बी को काउंट करूंगा। इसमें किस प्रकार से लिखते हैं, तो यहां पर हो जाएगा ए और बी इस प्रकार से। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, यहां एक्स लिखेंगे, यहां ए और बी को काउंट नहीं करते, उनके बीच की संख्या काउंट करते हैं। अर्ध अंतराल 2 प्रकार से हो सकते हैं, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब होगा कि ए को काउंट करना है लेकिन बी को नहीं, यहां पर हो जाएगा ए को काउंट नहीं करना है लेकिन बी को काउंट करना है। तो इस प्रकार से जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि x का मान, असमीका के अंदर भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा,
x का मान दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू 5,10। तो बताइए x का मान क्या क्या है? तो x का मान हो जाएगा 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अगर यही x बिलोंग्स टू विवृत अंतराल में जाता है 5,10, तो इसका मतलब है आपको क्या करना है? आपको 5 और 10 को काउंट नहीं करना है, 6, 7, 8, 9 इतना ही काउंट करना। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना है। सवृत अंतराल, विवृत अंतराल, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। आगे चलते हैं। फिर हमारे पास एक फॉर्मूला है एन ए यूनियन बी। जो भाषा वाले प्रश्न है वहां से तो 100% चांस बनेगा क्वेश्चन आने का। एन ए एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी का ये जो सूत्र लगता है, जिस क्वेश्चन आने में ये सूत्र लग रहा है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी कि जैसे क्वेश्चन है कि 50 जने चाय पीते हैं, 40 जने कॉफी पीते हैं, 30 जने दोनों पीते हैं, तो कुल कितने हैं, कितने व्यक्ति हैं? या कुल 60 व्यक्ति है तो 40 जने टेनिस खेलते हैं, 30 जने क्रिकेट खेलते हैं, 20 जने दोनों खेलते हैं, तो कितने व्यक्ति है जो टेनिस नहीं खेलते या क्रिकेट नहीं खेलते? ऐसा कुछ भी क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको मिलाने हैं। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ध्यान रखिएगा। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने देखे हैं। याद रखिएगा कि जो हमारे पास यूनियन निकालना, इंटरसेक्शन निकालना, सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है ना, पूरक समुच्चय निकालना, यहां पर ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपको समुच्चय दे देगा, जैसे ए का मान दे दिया, बी का मान दे दिया, सी का मान दे दिया, डी का मान दे दिया, फिर उनका इंटरसेक्शन पूछ लिया, माइनस पूछ लिया, डैश पूछ लिया, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर सेकंड, हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, शॉर्ट चलेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम के लिए सिर्फ एग्जाम की तैयारी के लिए सिर्फ एक दिन मिल रहा है। ठीक है ना, आपके बीच में गैप नहीं है। आज जैसे इंग्लिश का पेपर हुआ है, कल आपका मैथ्स का पेपर होगा, तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं, आपको खास खास पॉइंट्स देखने हैं। हमारे पास अब आया अध्याय नंबर सेकंड। अध्याय नंबर सेकंड में हमारे पास आता है क्रमित युग्म। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? क्रमित युग्म। क्रमित युग्म में क्या याद रखना है आपको कि ए अगर हमारे पास इस प्रकार से आता है, ए और बी हमारे पास इस प्रकार से आता है 1 और 2, तो हम ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं? हम लिखते हैं A1 A2। अगर ये चीज आपको आ रही है फिर भी आपको वीडियो देखना है, क्योंकि वापस रिवीजन हो जाएगा। तो कई बार हम छोटे छोटे पॉइंट बोलते हैं, ऐसा नहीं कि आपको ये आ रहा है तो छोड़ दिया, आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं इस वीडियो में बता सकता हूं, तो वहां आप मिस कर दोगे। 1A 1B 2A और 2B। तो यहां से एक बात पता चल रही है कि A क्रॉस B और B क्रॉस A बराबर नहीं होते, बराबर नहीं होते। यहां से हमें पता चल गया ये क्या है? क्रमित युग्म है। ये क्या है? क्रमित युग्म। ठीक है, A क्रॉस B, और इसको हम बोलते हैं क्रमित गुणन। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रमित गुणन। क्रमित गुणन। ठीक है, तो अब यहां पर सूत्र बन सकता है। क्या सूत्र बन सकता है? देखिएगा, आप चाहे तो कॉपी में नोट कर सकते हैं, चाहे तो साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं कि अगर ए में अवयवों की संख्या एन ए बराबर दे दिया 3, एन बी बराबर दे दिया 4, तो एन ए क्रॉस बी कितना होगा? तो सीधा सा 4 3 12। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है अगर एन ए में अवयव है हमारे पास एम और एन बी में हमारे पास अवयव है कैपिटल एन, तो एन ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? एम क्रॉस एन, यानी कि एम इंटू एन, यानी गुणा करा देना। जैसे एक किताब में क्वेश्चन भी है आपके, क्वेश्चन है कि अगर एन ए हमारे पास दिया हुआ है 4, बी में हमारे पास अवयव दे दिए जैसे 3 2, और बोल दिया एन ए क्रॉस बी कितना होगा, तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे ये कितना है? 4, ये कितने अवयव है? 2, तो 4 दूनी 8, आंसर क्या आएगा? 8। ये चीज याद रखनी है आपको। ठीक है, क्रमित युग्म। फिर इसमें आपका एक क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट है जिसमें 3 दिए हुए, जैसे ए का मान दिया हुआ है -1 और 1, तो ए क्रॉस ए ज्ञात करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आपको ये भी पूछा जा सकता है, जैसे मैंने ए क्रॉस बी दे दिया 1A 2B 3D, और पूछ लिया कि ए में अवयव कौन है और बी में अवयव कौन है। तो याद रखिएगा, जैसे यहां पर आगे जो लिखा हुआ होता है, यहां पर जो आगे लिखे हुए होते हैं वो उसके अवयव होते हैं। तो 1 2 और 3,
यहां पर जो पीछे होता है वो उसके पीछे वाले का अवयव होता है। तो क्या हो जाएगा ए बी और सी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता चल गया होगा कि जो आगे वाले अवयव होते हैं क्रमित गुणन में और जो पीछे वाले अवयव होते हैं क्रमित गुणन में वो किस प्रकार से लिखे जाते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चंस देखते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है संबंध। तो संबंध को कैसे लिखते हैं? एक क्रमित गुणन क्रमित युग्म में होता है संबंध, लेकिन एक नियम से बंधा हुआ होता है। तो संबंध में क्या याद रखना है आपको, वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, प्रांत किस प्रकार से होता है, परिसर क्या होता है और सप्रांत क्या होता है। ठीक है, ये याद रखना है कि जो आर होता है वो उप समुच्चय होता है ए क्रॉस बी का, यानी क्रमित गुणन का उप समुच्चय होता है संबंध। ये चीज याद रखनी है आपको, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। खाली जगह या एमसीक्यू में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं हम और देखते हैं प्रांत परिसर और सप्रांत कैसे निकाले जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन से समझते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, ए का मान लिया 1 2 3 4 5। एग्जाम में बुक के क्वेश्चन आते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आते, तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस प्रकार से आंसर देना। ठीक है, अगर मैंने एक संबंध इस प्रकार से डिफाइन किया है कि x, y सच डेट x प्लस वाई बराबर, यहां पे मैंने लिख दिया 7, x प्लस वाई बराबर 7। ठीक है, यहां पर हो सकता है आपको एक भी समुच्चय दे सकता है, दो भी दे सकता है। तो मैंने x प्लस वाई बराबर 7 ले लिया, जहां पर x बिलोंग कर रहा है a से और y बिलोंग कर रहा है b से। तो अब आपको बताना है प्रांत परिसर क्या है। तो सबसे पहले आप देखो, x प्लस वाई बराबर लिखा हमने 7। ठीक है, y बराबर लिख दिया हमने 7 माइनस एक्स, 7 माइनस एक्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से समझिएगा, प्रांत परिसर आप सब निकाल पाएंगे। तो अब आगे चलते हैं। ये चीज आपको दिख रही है, यहां पर जो x होता है वो प्रांत होता है, यानी कि जो हम मान रखते हैं वो प्रांत, जो y होता है वो परिसर होता है, जो हमको मिलते हैं वो परिसर होते हैं। याद रखना ये चीज आपको। ठीक है, तो यहां पर x का मान मैं क्या लिख सकता हूं? x का मान मैं अगर 1 लिखता हूं तो 7 माइनस 1, y का मान मुझे क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है। ठीक है, x का मान मैंने 2 लिखा, x का मान देखो a से आ रहा है, x का मान मैंने 2 रखा, सॉरी x का मान मैंने क्या लिखा? 2 लिखा। मेरे पास y का मान क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। अगर मैं अब x का मान 3 लेता हूं तो मेरे पास y का मान 4 आएगा, जो कि संभव नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए यहां पे 4 है क्या, इसके अंदर b के अंदर 4 है क्या? नहीं है। तो मैंने अभी बोला था x जो होता है प्रांत होता है, जो y होता है वो परिसर होता है। तो यहां a क्रॉस b, यहां देखिए साफ x a से आ रहा है, y b से आ रहा है। तो हमने x और y के मान निकाल लिए। तो x का मान हम क्या क्या रख सकते हैं? x का मान हम 1 और 2 रख सकते हैं। तो प्रांत क्या आया हमारे पास? 1 और 2। ठीक है, परिसर हमारे पास मान क्या क्या मिल सकते हैं? 1 और 2 रखने पर हमारे पास क्या क्या आया? 6 और 5, ये हो गया परिसर। अब बात आती है कि सप्रांत पूछ ले कि सप्रांत क्या है। तो याद रखिएगा कि जो y जिससे बिलोंग करता है वही सप्रांत होता है, y जिससे बिलोंग करता है वो सप्रांत होता है। या फिर आप बोल सकते हैं परिसर जिसके अंदर से आता है, जहां से परिसर आता है वो सप्रांत होता है। तो कहां से आ रहा है? बी के अंदर से आ रहा है, तो सप्रांत क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सप्रांत क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि जो परिसर होता है, परिसर वो उप समुच्चय होता है सप्रांत का। ये इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अगर आपका लॉजिकल पेपर आता है तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस एमसीक्यू या खाली जगह में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप प्रांत और परिसर निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का। याद आपको ये रखना है कि जो आपको दिया गया है, यानी कि सब कुछ डिपेंड करेगा आपके यहां पर। ये जो चीज आपको समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको हमेशा जब भी ऐसे मिलते हैं तो आपको y को एक तरफ रखना है, x को दूसरी तरफ भेजना है, फिर आपको सॉल्व करना है। देखना यह है कि x कहां पे बिलोंग कर रहा है, y कहां बिलोंग कर रहा है, यहां से मान रखने हैं, देखना है कौन कौन से संतुष्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रांत परिसर निकालने का तरीका है।
सप्रांत हमेशा कैसे आएगा वो भी आपको बता दिया गया। अब आगे चलते हैं। प्रांत परिसर आपको समझ में आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रांत परिसर और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। फिर हमारे पास आता है कि कभी कभी क्वेश्चन दे देता जैसे x, y है, ठीक है, और बोल दिया कि x y से भाज्य है, x y से भाज्य। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि x y से भाज्य है तो लिखें क्या। तो x y से भाज्य इसका मतलब x बटा y है, ठीक है, x बटा y है। अब आगे बोल देता है कि अगर एक समुच्चय a दे दिया तुम्हें 2 4 5, एक b दे दिया 6 8 10, ठीक है, और बोल दिया ये a से b में संबंध है। कैसे है? a से b में, जैसा अभी मैंने पहले लिखा था कि x बिलोंग्स टू a है, y बिलोंग्स टू b है, ये चीजें थी। तो आपको ये देखना है x बटा y, यानी यहां से x आएगा और यहां से y आएगा, ठीक है। x यहां से आएगा, y यहां से आएगा। दो के अंदर किसी संख्या का भाग जाता है कि इनमें से b के अंदर से, किसी का नहीं जाता, 4 में भी किसी का नहीं जाता, 6 में भी किसी का नहीं जाता। तो इसका संबंध क्या होगा? 5 होगा, यहां पर संबंध बनेगा नहीं, ठीक है। अगर ये बोलता कि y x से भाज्य है, y x से भाज्य है, मतलब क्या होगा? y बटा x। अब देखो, अब संबंध क्या बनेगा? दूसरा वाला ले रहे हैं हम, ये R1 R2। इसके अंदर इसका भाग जाता है, क्या जाता है? तो 2,6, 2 का 8 में भी भाग जाता है, 2 का 10 में भी जाता है, फिर 4 का 8 में जाता है, 5 का 10 में जाता है। तो इस प्रकार से आप देखो, जो बना रहे हो ना वो इसको परिभाषित करता है ना, वो सही होना चाहिए। y x से भाज्य है, यानी y के अंदर x का भाग जा रहा है, देखो पीछे वाले में आगे वाले का भाग जा रहा है, ये चीज कह रही है। अब बात आई समझ में? तो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आगे चलते हैं, फलन को देख लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, लंबा हो जाएगा वीडियो फालतू का। तो फलन में इंपॉर्टेंट है एक तो मापांक फलन। मापांक फलन का प्रांत परिसर पूछा जा सकता है, महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है ना, महत्तम पूर्णांक फलन। फिर हमारे पास क्या आ गया? चर फलन। फिर हमारे पास क्या आ गया? तत्समक फलन। ग्राफ देके क्वेश्चन पूछ सकता है, इनके प्रांत परिसर पूछ सकता है, ठीक है ना। तो देखते हैं सबसे इंपोर्टेंट पहले महत्तम पूर्णांक फलन देखते हैं। महत्तम पूर्णांक फलन का जो मतलब है वो क्या कहता है कि अगर मैं 2.4 लिखूं तब भी वो 2 देगा, 2.7 लिखूं तब भी वो क्या बोलेगा? 2 ही बोलेगा, 2.9 बोलूं तब भी वो क्या बोलेगा? 2 ही बोलेगा, ठीक है। तो इससे एक बात पता चलती है कि प्रांत हम कुछ भी रखें, प्रांत अगर वास्तविक संख्या लिखें, r लिखें, तो हमारे पास परिसर हमेशा क्या आ रहा है? पूर्णांक आएगा, हमेशा क्या आएगा? पूर्णांक आएगा। क्या आएगा? पूर्णांक। ये याद रखिएगा कि महत्तम पूर्णांक का परिसर हमेशा क्या होता है? महत्तम पूर्णांक का देखिए नाम से पता चल रहा है पूर्णांक, तो उसका परिसर हमेशा क्या होगा? पूर्णांक, ठीक है। आगे चलते हैं। मापांक फलन इंपॉर्टेंट है। इसका ग्राफ कैसे बनता है? इसका ग्राफ इस प्रकार से बनता है, f(x) बराबर mod x आ गया। ये कोई भी आता तो आपको मान रख के देखना है। ये क्या बोलता है? -4 लिखा तब भी वो +4 देगा, +4 लिखा तब भी 4 देगा, -100 लिखा तब वो प्लस का 100 देगा, 0 लिखा तो 0 देगा। यानी कि जो परिसर आ रहा है वो क्या है? धनात्मक है। क्या है? धनात्मक, यानी कि r+। क्या आएगा? r+, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं, भाषा में भी लिख सकते हैं, सभी धनात्मक संख्याएं, सभी धनात्मक वास्तविक संख्याएं। जैसे माइनस का 1/2 आ गया नॉड में, सॉरी, तो आंसर क्या आएगा? 1/2, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आगे चलते हैं, अचर फलन देखते हैं। अचर फलन क्या बोलता है? कुछ भी रखो, f(x) बराबर c होता है। यानी कि तुम बोले 4 रखो तब भी मान लो आंसर 10 आ रहा है, 10 ही आएगा। 100 लिखो तब भी आंसर क्या आएगा? 10 ही आएगा। 500 लिखो तब भी आंसर क्या आएगा? 10 ही आएगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है? x अक्ष के समांतर बनता है। इसका ग्राफ हमेशा x अक्ष के समांतर, ठीक है ना। ये छोटे छोटे पॉइंट याद रखना है आपको। फिर हमारे पास आता है तत्समक। तत्समक क्या बोलता है? तत्समक बोलता है f(x) बराबर y, f(x) बराबर x,
ठीक है। अब ये चीज क्या बोलती है, इसका ग्राफ हमेशा ऐसा बनता है, क्या और तीसरे चतुर्थांश से निकलता है, ठीक है। यहाँ पर जो प्रांत होता है और जो परिसर होता है वो समान होते हैं, यानी जो रखोगे वही मिलेगा। यानी कि मैंने 2 रखा तो आंसर 2 आया, 4 रखा तो आंसर 4 आया, 6 रखा तो आंसर 6 आया, ठीक है। तो ये जो प्रांत और परिसर बराबर होता है उसको किसमें होता है, तत्समक फलन में होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है जैसे यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5x है तो ज्ञात कीजिए F4 F माइनस 10। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चों का क्वेश्चन है। तो x का मान 4 लिख देना इसके अंदर, x का मान -10 लिख देना इसके अंदर, परिसर आ जाएगा। ये जो रखते हैं वो प्रांत होता है, जो मिलता है वो परिसर होता है, तो सीधा सा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, प्रांत परिसर ज्ञात करने का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 100% आता है। प्रांत ज्ञात करना, परिसर ज्ञात करना, इसमें भी खास करके किसका, परिमेय फलन का। याद रखिएगा भाई, परिमेय फलन मोस्ट इंपोर्टेंट। परिमेय फलन किस प्रकार से लिखे जाते हैं, एफ एक्स बराबर जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस ले लेते हैं अपन 3, एक मिनट देख लेते हैं, x माइनस 2 x माइनस 4, तो चलो 4 2 6 एक्स स्क्वायर माइनस 6 x प्लस 8, जैसे ये आ गया। अब आपको इसका क्या ज्ञात करना है, प्रांत ज्ञात करना। क्वेश्चन आ गया प्रांत ज्ञात कीजिए। बच्चे इसमें बहुत ज्यादा गलती कर रहे हैं भाई, मैंने स्कूल में भी टेस्ट लिए थे, बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। जब भी परिमेय फलन आता है तो परिमेय फलन में जो हर होता है उस हर का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होता परिमेय फलन में। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 का मान 0 के बराबर नहीं होगा। तो इसके गुणनखंड कर लो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2x और माइनस का 4 दूनी 8 होता है, ओके एक मिनट सॉरी, माइनस का 2x माइनस का 4x प्लस का 8 बराबर 0, ठीक है। चेक कर लीजिए, x कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 2, यहां से क्या कॉमन आएगा, माइनस का 4 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 बराबर 0। तो यहां से x माइनस 2 और x माइनस 4 अलग अलग हो गए, बराबर 0 नहीं है, सॉरी 0 नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। तो अब आगे करते हैं, कैसे करेंगे आप आगे, आगे देखते हैं। तो आगे हो जाएगा कि x माइनस 2 का मान 0 के बराबर नहीं है और x माइनस 4 का मान भी बराबर 0 के नहीं है। तो यहां से x का मान 2 के बराबर नहीं, यहां से x का मान 4 के बराबर नहीं। तो इसका मतलब हमारे पास प्रांत क्या आया, हमारे पास प्रांत आया कि r माइनस 2 और 4। इस प्रकार से पूरा सॉल्व करना होता है परिमेय फलन को। याद रखिएगा, परिमेय फलन को हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आगे बात समझ में आपको, ठीक है। तो परिमेय फलन का प्रांत किस प्रकार से ज्ञात करते हैं देख लिया है, अब आगे चलते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एफ एक्स बराबर ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे ये आ गया, इसका प्रांत और परिसर ज्ञात करना, इसका प्रांत और परिसर। तो प्रांत ज्ञात करने के लिए सिंपल सा देखो, जब भी कोई अंडररूट में चीज आती है तो उसका मान 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 और 0 से बड़ा। 9 माइनस एक्स स्क्वायर 0 0 से बड़ा, तो 9 ये हो गया एक्स स्क्वायर। तो यहां से एक बात पता चल रही है कि अगर मैं x का मान निकालूं तो 3 और -3 हो जाएगा। तो एक लाइन बनानी है, यहाँ अनंत लिखना है, यहाँ 3 लिखना है, यहाँ -3 लिखना है, यहाँ माइनस अनंत लिखना है। यहाँ हमेशा प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है और यहाँ प्लस होता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर से कौन सा इसका आंसर आएगा वो आपको देखना है। तो किस प्रकार से देखना है वो चीज अपन देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पर यहां से एक संख्या लो, 3 के बड़ा बोला है 4, अगर मैंने x का मान 4 लिखा, अगर x का मान मैंने क्या लिखा 4, तो ये हो जाएगा 16, जो कि सत्य नहीं है। इसका मतलब ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा तो ये भी नहीं आएगा, ये चीज याद रखनी है। ये नहीं आएगा तो ये भी नहीं आएगा, तो बच्चा कौन, -3 से 3। तो इसका प्रांत क्या हो गया, इसका प्रांत हो गया x बिलोंग्स टू -3 से 3। ये हमारे पास प्रांत हो गया। तो प्रांत निकालना आ गया। प्रांत निकालने के बाद में परिसर निकालना तो बहुत इजी है, मेथड भी है, लेकिन आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ये -3 दे रहा है, ये 3 दे रहा है, तो x का मान यहां पे रख दो 3 रखने पे क्या आ रहा है 0, -3 रखने पे भी क्या आ रहा है 0।
तो स्टार्टिंग कहां से होगी? 0 से। ठीक है, स्टार्टिंग कहां से हो जाएगी? 0 से। फिर 3 से छोटी संख्या 2, 1, 0। तो जैसे मैं x का मान 0 लिखूंगा तो मेरा y का मान, इसको मेरे को इसका मान क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। क्या मिलेगा? 3। तो इसका परिसर हो गया 0 से 3। ठीक है, प्रांत निकालने के लिए मेथड देखना, प्रांत से डायरेक्ट परिसर निकालना है मौखिक और रूप में। मेथड भी है। मेथड क्या बोलता है कि f(x) को बराबर में y लो, फिर वो उससे लंबा हो जाएगा और बच्चों को कंफ्यूजन रहती है फिर इसमें। तो ये सिंपल सा मेथड है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहां मान निकाल के ये जो मान है ना प्रांत का x बोल रख लो यहाँ पे, -3 से लेकर 3 के बीच के अंदर, -3, -2, -1, 1, 0, 3 यहाँ पे रख के देख लो, ये आंसर आएगा, परिसर ये मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। फिर मॉड के अंदर भी पूछा जा सकता है कि मापांक फलन का किस प्रकार से निकाला जा सकता है। तो f(x) बराबर मैंने लिख दिया भाई मॉड ऑफ x - 4। इसका प्रांत बताइए। तो इसके प्रांत, मापांक फलन का प्रांत हमेशा r होता है, याद रखिएगा। कोई भी संख्या हम लिख सकते हैं और परिसर हमेशा धनात्मक संख्या होती है। परिसर हमेशा r+ होता है, धनात्मक संख्या होती है। ठीक है, 0 के साथ में 0 भी आ सकता है, 4 रखोगे 0 आ जाएगा। तो ये चीज याद रखना है। आगे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा गया है आपकी बुक में, r बराबर ऐसा लिखा हुआ है x, y। ठीक है, सच दैट, यहां पर 1 मिनट, इस क्वेश्चन को इस प्रकार से देखते हैं। लिखा हुआ है x, सॉरी, x(x² अपॉन 1 + x²। ऐसा एक क्वेश्चन है आपकी बुक में जिसका परिसर ज्ञात करना है। तो सिंपल सा परिसर ज्ञात करने के लिए हम क्या देखते हैं? पीछे वाली चीज देखते हैं ना, ये प्रांत होता है, ये परिसर होता है। हम देखेंगे x² अपॉन 1 + x² को। परिसर के लिए हम भी पीछे वाली चीज देखते हैं, तो ये परिसर। ठीक है, तो x² का मान हम जानते हैं हमेशा क्या होता है? 0, 0 से बड़ा होता है। तो 1 + x² का मान भी क्या होता है? 0 से। इसलिए जो हमारे पास ये भिन्न है, ये हमेशा क्या मुझे मिलेगी? 0 और 0 से बड़ा ही मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास आ चुका है, यानी 0 से ही स्टार्ट होगा, यानी मान 0 मिल सकता है। अब हम देखेंगे कि जब भी अंश का मान हर के मान से छोटा होगा, यहां देखिए x² है 1 + x², तो अंश बटा हर करूं मैं, अगर अंश बटा हर करूं तो ये <1 होगा। तो जो ये भिन्न है वो <1 आई, यानी कि x² अपॉन 1 + x² का मान जो है वो 1 से छोटा है। तो इसका मतलब जो परिसर हुआ मेरे पास क्या मिलेगा? 0 को काउंट कर रहे हैं लेकिन 1 को काउंट नहीं कर रहे हैं, बिलोंग्स टू r, वास्तविक संख्या। तो ये परिसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं प्रांत और परिसर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन आता है कि यदि f(x) और g(x) बराबर हो, क्या हो? समान हो। क्या हो? समान हो। क्या क्या होना चाहिए? तो इनका प्रांत बराबर होना चाहिए। प्रांत क्या होना चाहिए? समान। ठीक है, इनका परिसर भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तभी क्या होता है? f और g का मान बराबर आता है। ये चीज याद रखनी है आपको। ठीक है, प्रांत और परिसर दोनों बराबर आने चाहिए, तब दो फलन समान फलन होते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि f(x) बराबर आपको दे दिया 2x + 3, g(x) आपको दे दिया x - 1। आपको ज्ञात करना है f + g, f - g, f × g। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन। तो यहां पे आपको इनको क्या करना है? सीधा सा जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है, बस इतना सा करना है। ठीक है ना, ये f और g दिया हुआ है। आपको संख्याएं नहीं रखनी, आपको सीधा सीधा जोड़ना और घटाना। संख्या दी हुई होती है तो संख्या रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स थे हमारे पास जो आने लायक होते हैं। आगे चलते हैं और अध्याय नंबर हम देखते हैं 3, त्रिकोणमिति। तो इस वीडियो में हम 3 चैप्टर की बात करेंगे। अगर इस वीडियो पे लाइक्स और कमेंट्स आते हैं, अगर आप एक्टिव हैं, लगता है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आगे शेयर कर रहे हैं, रेस्पॉन्स अच्छा आता है, तो फिर मैं आगे की वीडियो बनाऊंगा। अगर आप इसको देखेंगे नहीं तो फिर सेकंड वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो 3रा चैप्टर है हमारे पास। इसमें सबसे पहले तो आपको डिग्री से रेडियन में बदलना,
और रेडियन से डिग्री में बदलना, ये आना चाहिए। ये छोटा क्वेश्चन एक आता है, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री। अगर हमारे पास डिग्री दिया हुआ है तो उसको रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, पाई बटा 180 रेडियन, ठीक है। और अगर हमारे पास रेडियन दिया हुआ है तो डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं, 180 बटा पाई डिग्री करते हैं। और यहां याद रखना कि पाई का मान आपको क्या लिखना है, 22 बटा 7। आपको मिनट में और सेकंड में भी आगे चेंज करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है। 1 नंबर का क्वेश्चन से यहां से पूछा जाता है, जो कि 3.1 है। 3.1 इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन वहां से आएगा। अब आगे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से पूछे जा सकते हैं। फिर आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि साइन एक्स बराबर माइनस का 3/4 है, तो बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए वो आपको पता ही है क्या बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, तीसरी भुजा ज्ञात करते हैं। हमें ये देखना होता है कौन सा चतुर्थांश बोला है साथ में, आपको पता होगा ना कौन सा चतुर्थांश, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। चतुर्थांश भी याद रखना है। यहाँ पर कौन पॉजिटिव होता है, cos x और sec x। यहाँ पर कौन होता है, tan x और cot x। यहाँ पर कौन होता है, sin x और cosec x। ये धनात्मक होते हैं, ये आपको याद रखना। और यहाँ पर सभी होते हैं, ठीक है। हम तीसरे चतुर्थांश को कैसे लिखते हैं, ये जो एक्चुअली पाई होता है और ये 2 पाई होता है। तो आपको सिंपल सा याद रखना है, 2 पाई माइनस थीटा। माइनस थीटा करोगे तो कौन सा चतुर्थांश, चौथा। पाई प्लस थीटा करोगे, प्लस थीटा तो कौन सा, तीसरा। माइनस थीटा तो कौन सा, दूसरा, ठीक है ना। बाकी आपको 90 और 270 नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे चेंज होते हैं। फिर साइन कॉस में, कॉस साइन में चेंज होता है, इसलिए 90 270 नहीं लेना है। मैं बार बार कह रहा हूं, बच्चे गलती करते हैं, डेट टू शेयर करते अपनी। तो आपको हमेशा 2 पाई और पाई लेना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। फिर आपके पास जो सिद्ध करने के प्रश्न है वो फॉर्मूले बेस्ड पे, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है सिद्ध करने का प्रश्न, ठीक है ना। खास करके वो क्वेश्चन जिसमें tan 4x cos 6x ये क्वेश्चन आ रहे हैं। एक आपके अर्थकोण का जो सूत्र है sin x/2 cos x/2, उनको भी अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। कभी कभार क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स इससे एक्सरसाइज के अच्छे से आपको तैयार करना है। एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन देते हैं कई बार, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास, tan π/8। tan π/4 तो हमको पता है 45 होता है, π/8 आ गया, 45 का आधा 22। तो हमको अब इसको मान निकालना है। तो कैसे मान निकालेंगे, एग्जाम्पल है ये, थोड़ा अटपटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। अपन को सीधा सा क्या करना है, tan x/2 को सूत्र लगा देना और कुछ जिगाड़ नहीं करनी है। 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, ये हम सूत्र लगा देंगे। और जहां x है वहां हम लिखेंगे π/4। तो आपके पास x बराबर π/4 रखने पर ये क्या बन गया, देखो आप फटाफट देखो भाई क्या बन गया, tan π/4 रखोगे तो ये बन गया π/8। ये क्या बन गया, 1 माइनस cos π/4 अपॉन 1 प्लस cos π/4, ठीक है। तो ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन √2, 1 प्लस 1 अपॉन √2। तो ये हो गया √2 माइनस 1 और √2 प्लस 1, एलसीएम ले लिया मैंने, ठीक है। आप चाहो तो आगे परिमेयकरण कर सकते हो, वरना ये आंसर है। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। आगे बात समझ में आपको, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आपको जो बुक का मेथड है वो करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अर्थकोण के ऊपर क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा सकता है, अर्थकोण के सूत्र आपको याद रखना है। फिर हमारे पास आता है व्यापक हल और मुख्य मान, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। 99% चांस है यहां से क्वेश्चन आने का, ठीक है ना। तो आपको कैसे करना है, एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, ठीक है। मुख्य हल और व्यापक मान दोनों इसी के अंदर करवा देता हूं मैं। जैसे मेरे पास लिख दिया sin x बराबर माइनस का 1/2, इसका मुख्य मान और व्यापक हल ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे आप, सबसे पहले आप देखेंगे कि माना sin x बराबर 1/2, प्लस ले लो, आप धनात्मक ले लो, ठीक है, धनात्मक ले लिया। तो sin x बराबर 1/2 कहां होता है, π/6 पे होता है, यानी कि sin 30 का मान। तो x का मान क्या आया, मेरे पास π/6 आया। लेकिन यहां पर ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में माइनस में बोल रहा है। तो साइन माइनस में कहां होता है, एक तो तृतीय में होता है, तृतीय चतुर्थांश में, और एक है चतुर्थ चतुर्थांश में, 2 जगह होता है, तीसरे में और चौथे में। तो तृतीय चतुर्थांश लिख देते इधर, इधर लिख देते चतुर्थ चतुर्थांश।
तो तृतीय चतुर्थांश के लिए हम क्या करते हैं, अभी मैंने बताया था पाई प्लस थीटा करते थे, पाई प्लस पाई बाई 6, एक्स बराबर हो जाएगा 7 पाई बाई 6। चतुर्थ के लिए क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 6, 6 दूनी 12 और 1 हो जाएगा 11 पाई बटा 6। ये हमारे पास आ गए दो मान। तो अब इसका मुख्य मान क्या है, जो छोटा होगा वो मुख्य मान है। मुख्य मान है 7 पाई बटा 6 और 11 पाई बटा 6, दोनों मुख्य मान। लेकिन जब व्यापक मान पूछेगा, जब क्या पूछेगा व्यापक मान, तो साइन एक्स के लिए व्यापक मान क्या होता है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, और यहां पे इन दोनों में से छोटा कौन है 7 पाई बटा 6। ये व्यापक मान या व्यापक हल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से व्यापक हल के 3 फॉर्मूले हैं, वो आपको याद रखने हैं। साइन कॉस टेन के, वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। व्यापक मान तो कैसे पूछा जा सकता है, ऐसे एग्जांपल देके पूछ सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकता है। उसमें आपको याद रखना है cos 0 का एक स्पेशल केस होता है, cos 0 का स्पेशल केस याद रखना है आपको। cos 0 आता तो उसका व्यापक हल हम क्या लिखते हैं। तो ये तीसरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सिद्ध करने के प्रश्न 100% आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता। तो अभी हमने 3 चैप्टर के क्वेश्चंस देखे हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में भी या दूसरों दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके बाकी के चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या रिवीजन के तौर पे वीडियो लेकर आऊं, तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि कल ही आपका एग्जाम है। ये वीडियो आपके 3:30 बजे अपलोड हो रहा है, तो 3:30 से लेकर आप 4 बजे तक देख लेंगे, 4 सवा 4 तक। और आप कमेंट कर दीजिएगा जल्दी से, ताकि मैं अगला वीडियो भी तैयार कर दूं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।